ओके जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3। और जो आज हमने स्टार्ट करना है या पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 2। आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये बेसिकली डिस्कस करता है डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, और बेसिकली अगर हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने एक डिस्कशन की थी कि ये जो सारा कुछ हम पढ़ेंगे ये डील कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। और एंड पर्पस क्या है कि इससे जो इंफॉर्मेशन जनरेट की जाए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ताकि उसकी बेस पे जो हम डिसीजन करें वो डिसीजन क्या हो, एक्यूरेट। ये हमारा एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ये सारा कुछ पढ़ने। और उसके बाद हमने कहा कि क्योंकि ये तमाम सिस्टम्स अब आईटी बेस्ड हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, तो हमें ये सारी चीजें अब आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंप्यूटर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले क्या डाटा नहीं रखा जाता था मैनुअली? मैनुअली डाटा रखा जाता था कि नहीं रखा जाता था? बिल्कुल। किस फॉर्म में रखा जाता था डाटा? किस फॉर्म में स्टोर किया जाता था डाटा? ऑर्गेनाइजेशन अपना रिकॉर्ड कैसे रखती थी? हार्ड फॉर्म से क्या मुराद है? पेपर, रजिस्टर, बुक्स, ऐसी बात है। पहले इसी फॉर्म में रखा होता था, बड़े बड़े स्टोर बने होते थे, रैक्स, जिस तरह लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं। लाइब्रेरी में डाटा पड़ा होता है कि नहीं होता? बुक्स होती है कि नहीं होती? बिल्कुल, वहां पे बुक्स होती हैं, बड़ी तरतीब के अंदर होती हैं, अरेंज करके रखी होती हैं। अच्छा, सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी डाटा होता होगा। उन्होंने बड़े बड़े रूम बनाए होते थे, रिकॉर्ड रूम जिन्हें कहा जाता था। वहां पे, सॉरी, वहां पे उनकी फाइल्स होती थी, वहां पे सारे उनके रजिस्टर्स, वहां पे रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी मैनुअली वहां पे रखी जाती थी। तो आपके ख्याल में क्या वो किसी ऐसे खुली जगह पे पड़ी होती थी? नहीं, बल्कि कहाँ पे रखी जाती थी? किसी सिक्योर जगह, किसी रूम के अंदर रखी जाती थी। अच्छा, तो क्या उस रिकॉर्ड को हर कोई देख सकता था जाके? नहीं। क्यों नहीं देख सकता? मतलब क्यों? वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं चाहती थी कि इजीली एक्सेसिबल ना हो? किया जा सकता है ना, दरवाजा खुला रखो, जो भी आए देखे, जो भी देखना चाहता है पढ़े, देखना चाहता है पढ़े, जो चीज लेके जाना चाहता है लेके जाए। हाँ। मसला क्या है कि कल को जब हमें डिसीजन मेकिंग के लिए वहां से कोई डाटा चाहिए, तो क्या वो वैसे ही पड़ा होगा जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने रखा था? नहीं। क्या सारे का सारा डाटा पड़ा होगा? नहीं। क्या उसके अंदर किसी ने कोई चेंज नहीं की होगी? सब। तो क्या खुला हम सब लोगों को इंटर होने की इजाजत दें कि आप आ सकते हो, जब आपका दिल करे आप आए और घूमे फिरे और चले जाए? बल्कि इसके लिए क्या करती थी ऑर्गेनाइजेशन? लॉक्ड रूम। ऐसी बात है। तो क्या हर वक्त ताला लगा रहता था उसके ऊपर? ये कभी खुलता भी था? खुलता भी था। कब? जब उन्हें खुद जरूरत हो। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदे मौजूद हैं उन सबके पास चाबी होती थी उस ताले की? नहीं। किसी एक बंदे के पास चाबी होगी। और क्या वो बंदा हर बंदे के लिए ताला खोल देता होगा? नहीं। जो प्रॉपर परमिशन से आएगा, ऑथोराइज्ड होगा, जिसके पास एप्लीकेशन होगी, लेटर होगा, तब जाके खुलेगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह ये हमारे बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, इनकी जो लीगल कंप्लायंसेस होती हैं, जो एससीसीपी के साथ ये कर रहे होते हैं, उनका अभी भी रिकॉर्ड हार्ड फॉर्म में ही मेंटेन होता है। अब ये है कि तकरीबन पिछले 1 डेढ़ साल से उन्होंने इसे ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। पुराना रिकॉर्ड सारा हार्ड हार्ड फॉर्म में, और वो पूरे पूरे इन्होंने फ्लोर लिए हो यहाँ पे पड़ा हुआ। अब ये नहीं है कि मेरी कंपनी है तो मैं उसका रिकॉर्ड देख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाके उन्हें कहूंगा कि भाई मुझे रिकॉर्ड दे दो। या ऐसा नहीं है कि कोई दरवाजा है मैं जाऊंगा अंदर घुस के और कर लूँ। या ऐसा नहीं है कि एक लॉकर है उसकी एक चाबी उन्होंने मुझे दी, हो सकता है मैं अपनी कंपनी का खुद रिकॉर्ड चेंज कर दूं। बल्कि उसका एक प्रॉपर तरीका है। हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हमें चालान भरने पड़ते हैं, हमें एफिडेविट लगाने पड़ते हैं, उसकी एक फीस होती है वो पे करनी पड़ती है, स्टैंप्स लगती हैं, उसके बाद हम जाके जमा कराते हैं, फिर उसके बाद वो हमें टाइम देते हैं कि भाई इस टाइम के दरमियान में हम आपकी ये वाली पैसे की फाइल निकाल के आपको दे देंगे, उस दौरान में आप सर्च कर सकते हैं, अपनी फाइल देख सकते हैं। फिर उस स्पेसिफिक टाइम में हमने उनकी लाइब्रेरी में जाना होता है, वहां पे फिर और मैयर्स होते हैं। मतलब आप पेन लेके साथ नहीं ले जा सकते, कच्ची पेंसिल लेके जा सकते हैं आप कैमरा साथ नहीं लेके जा सकते, तस्वीरें वहां नहीं ले सकते, चीजों को चेंज नहीं कर सकते, और सारे ऊपर कैमरे लगे हुए। क्यों?
ताकि वो जो रिकॉर्ड है हम उसे चेंज ना कर सकें, अल्टर ना कर सकें, खराब ना कर सकें। ये सारे मेजर्स किए गए। वजह, एंड वजह क्या थी, पर्पस क्या था, डेटा को सिक्योर रखना, किस चीज से, और थेफ्ट, मैनिपुलेशन, इलीगल यूज, ओमिशंस, एरर्स, इन सारी चीजों से सिक्योर रखने के लिए इतना झमेला क्रिएट किया गया था। वजह, वजह यह है कि भाई देखिए, जब डाटा ही गलत होगा तो एट द एंड उसकी बेस पे जो आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो ठीक होगी नहीं, वो भी गलत होगी, और उसकी बेस पे जो डिसीजन लेंगे वो भी गलत। तो ये सारा कुछ मैनुअली था ना। अब डाटा किस में शिफ्ट हो गया, सॉफ्टवेयर, आईटी में, कंप्यूटर सिस्टम में शिफ्ट हो गया। तो क्या अब इन चीजों की जरूरत नहीं रही, क्या अब वो वाले काम आप दोबारा नहीं हो सकते, कंप्यूटर के अंदर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। तो अगर आपके पास डाटा हो तो वो डाटा सही होना चाहिए और सही मेंटेन होना चाहिए, ना उसका कोई गलत यूज हो, ना उसके अंदर कोई अल्टरेशन हो, ना उसकी कोई इलीगल एक्टिविटी हो, ना थेफ्ट हो, ना एरर हो, ना उसे आग लगे, ना वो वेस्ट हो, उसका बैकअप मौजूद हो, वो करेक्ट हो, कंप्लीट हो, ये सारा कुछ होगा तो ही डाटा सही होगा, और फिर उससे जो इंफॉर्मेशन बनेगी वो ठीक होगी, और उसकी बेस पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो ठीक। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डाटा क्या होता है। अब इससे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन डाटा इकट्ठा करना शुरू करे, उसे ये सिस्टम्स बनाने होंगे कि डाटा तो ठीक है वो अपने पास रख लेगी, बाकी मैयर्स भी तो लेने हैं, एक स्टोर भी तो बनाना है, एक बंदा भी तो रखना है, लॉकर्स भी तो बनाने हैं, कैमराज भी तो लगाने हैं, फाइलों की तरतीब तो भी बनानी पड़ेगी, इंडेक्स भी बनानी पड़ेगी। सेम इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी जब आपने डाटा एंटर करना है तो ये सारा कुछ आपको पहले करना है, ये डाटा आने के बाद करना, पहले पता होना चाहिए। तो हमने पिछले चैप्टर में मैनेजमेंट को क्या समझाया, डाटा के बारे में, कि डाटा, कौन कौन सी चीज डाटा के अंदर आती है। तो हमने कहा हर चीज डाटा के अंदर आती है, जो चाहे उसका कोई सीक्वेंस है, चाहे कोई लिंक है, नहीं है, टेबल की फॉर्म में है, वर्ड की फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, डेसिमल है, होल है, कॉन्टिन्यूस है, हमने सारा उनको समझाया कि ये डाटा है और आपने ये सारा रखना है। अब हमने इस चैप्टर में उनको ये बताना है कि जैसे आपके पास वो डाटा आएगा तो आपने उस डाटा को मैनेज कैसे करना, और मैनेज करने से क्या मुराद, डाटा को सिक्योर रखना, एक्यूरेट रखना, डाटा को फ्री फ्रॉम एरर रखना, थेफ्ट से बचाना, आग से बचाना, ये सारे काम जो हम पहले मैन्युअली कर रहे थे अब कंप्यूटर सिस्टम के लिए करने हैं। और इस सारी एक्टिविटी को कहा जाता है डाटा गवर्नेंस। डाटा मैनेज करने को क्या कहा जाता है, डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस बेसिकली क्या है, ये वो चंद रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी होते हैं अप्लाई करना। क्यों, ताकि जो डाटा हो उसके वो सारे फीचर, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एक्यूरेसी, वो सब कुछ मेंटेन रहे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये दो टाइप्स में डिवाइड है, दो कैटेगरीज में डिवाइड। समझ आ गई बात? चल नीचे चैप्टर पे चलते हैं, उसके बाद आप चैप्टर के साथ देखते जाते हैं और हम उसको करते हैं। देखिए, जो डाटा गवर्नेंस है बेसिकली क्या है, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, दो तरह, दो कैटेगरीज। एक वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैट्यूट, मतलब ये वो गाइडलाइंस, रूल्स या रेगुलेशन है जो लॉज की फॉर्म में मौजूद है, जो गवर्नमेंट ने कानून बना दिए हुए हैं, और ये आपने हर सूरत अप्लाई करनी होती है। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा अपने पास रख रही होगी उन रूल्स को अप्लाई कर रही होगी। और इसके अंदर कौन कौन से रूल्स आते हैं, हमारे जो चार एट द एंड इंडेक्सेस, अगर हम इंडेक्सेस देखें हमारी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, ये वो ही चीजें, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हमारी, देखें, पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सिक्योरिटी एक फ्रेमवर्क है। इसी तरह अगर करें रेगुलेटरी गाइडलाइन बाय स्टेट बैंक, ये भी तो गवर्नमेंट की तरफ से है।
इसी तरह आईएसओ, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो डाटा गवर्नेंस के ऊपर काम करते हैं। एंड कंट्रोल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन या किसी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, ये नॉर्मली एक रेगुलेटरी बॉडी है उसकी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए हैं। समझ आ गई बात? तो एक जो है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहलाते हैं? स्टैट्यूटरी रूल एंड रेगुलेशन, जो हर कंपनी ने फॉलो करने होते हैं। हर वो कंपनी जो डाटा इकट्ठा कर रही होगी उसे क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। और दूसरे होते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री से क्या मुराद? कि देखें, क्या डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम होते हैं क्या? क्या डाटा सेम है हर जगह पे? प्रॉब्लम सेम है? तो फिर जो गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए क्या वो सबके लिए इनफ है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो गवर्नमेंट ना बना पाए। तो लिहाजा कंपनी ने जो सेकंड चीज अपनी खुद बनानी होती है वो होती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्या होते हैं? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये किसने खुद बनाने होते हैं। तो लिहाजा नंबर वन, कंपनी को वो तमाम लॉज भी फॉलो करने हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पे पॉलिसीज या प्रोसीजर जरूरत है फर्दर डाटा की क्वालिटी को, एक्यूरेसी को, करेक्टनेस को, कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए, तो उनको वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे और उनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ कहलाता है डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस क्या है? रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर, सिस्टम्स बनाना। क्यों बनाना? ताकि जो डाटा है वो कंप्लीट रहे, एक्यूरेट रहे, करेक्ट रहे, वो जो जो ऑब्जेक्ट है हम उससे अचीव करना चाहते हैं वो सारे उसके साथ हम अचीव करें। समझ आ गई? चलो, अब बुक के अंदर आ जाए। एक ओवरव्यू हो गया, उसको पढ़ते जाते हैं। डाटा गवर्नेंस इन्वॉल्व द क्रिएशन and enforcement of policies, procedures, standard and rules to manage data through its लाइफ साइकिल। डाटा की डिफरेंट स्टेज होती है। डाटा कैप्चर होता है, रिकॉर्ड होता है, प्रोसेस होता है और फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा साइकिल होता है डाटा। इस पूरे प्रोसेस के ऊपर हमने क्या करने होते हैं? वो वाले सारे एस्पेक्ट मेंटेन करने होते हैं। कौन कौन से? जो भी जरूरी है डाटा की एक्यूरेसी, क्वालिटी, उस चीजों को इंश्योर करने के लिए। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? डाटा गवर्नेंस कहलाता है। समझ आ गया बात? फ्रॉम क्रिएशन, कलेक्शन, स्टोर, आगे वाली चीजें ये आपने खुद पढ़नी है, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। हम नीचे चलते हैं। की ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस क्यों की जाती है? जो हम अभी तक कर रहे थे थ्योरेटिकली, कि या उनमें उनकी क्वालिटी हो, उसकी प्राइवेसी हो, उसकी एक्यूरेसी हो, रिस्क खत्म हो जाए, ये सारा कुछ होगा तो ही डाटा करेक्ट होगा। और फिर प्रोसेस होकर उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलेंगी वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी और उसकी बेस पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन एक्यूरेट। तो लिहाजा क्यों डाटा गवर्नेंस जरूरी है? मिनिमाइज रिस्क। किस चीज का रिस्क? थेफ्ट हो जाने का, अल्टर हो जाने का, लॉस्ट हो जाने का, ब्रीच का, किसी भी चीज का रिस्क। नंबर टू, एस्टेब्लिश इंटरनल रूल फॉर डाटा यूज। इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी तो ट्रेन करना। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स को एक्सेल यूज करना ही नहीं आता और आप उसे कह दें कि बच्चों की फीस का रिकॉर्ड रखो, क्या वो आपका डाटा करेक्ट रख लेगा? पहले हमें रूल्स बनाने कि ये डाटा कौन बंदा इंटर कर सकता है, उसकी कितनी एक्सेल के अंदर प्रोफिशिएंसी हो तो वो ये बंदा ये काम कर सकता है, वरना कोई और बंदा ये काम नहीं कर सकता। एस्टेब्लिश इंटरनल रूल फॉर डाटा यूज। और इंटरनली अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों के कांटेक्ट नंबर होते हैं हमारे पास कि नहीं होते? इसका क्या मतलब है कि किसी को कोई काम पड़े तो वो आपका कांटेक्ट नंबर डाटा से निकाल के आपको फोन करे कि मेरा बच्चा ये बताओ ये कैसे हो रहा है। आप वहां से हो तो वहां से आते हुए क्या कहते हैं, फलानी मिठाई अच्छी मिलती है आपके इलाके की, वो लेते हैं। और आपके इलाके का क्या मशहूर है जी, आपने वो लेके आना है। ऐसे कुछ लोग रहे हैं हमारे पास। तो खैर अल्लाह माफ करे, ये आदत बहुत बुरी है। घर से आते हुए पहले बहुत सारा सामान होता है और क्या क्या चीजें लेके आए, तो ये बहुत गलत चीज है। तो आप तक उन तक आपका डेटा अगर पहले तो उनके पास एक्सेस ही नहीं होनी चाहिए, और अगर एक्सेस भी है तो कम से कम उनको एथिक्स, उनको पता होना चाहिए कि ये किस पर्पज के लिए यूज करना। हाँ जी, क्लास में नहीं आ रहे, ठीक है, मैसेज करें। टेस्ट है, रिजल्ट अपडेट है। अब ये तो नहीं है ना कि बेटा जी रात सो गए हो कि नहीं सोए अभी तक, खाना खाया कि नहीं। समझ आ गई बात? तो ये पर्पज नहीं है। तो डाटा यूज के ऊपर भी आपने अपने स्टाफ को ट्रेन करना है कि वो आपका इलीगल यूज ना करे। इसी तरह इम्प्लीमेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कौन सी? जिस तरह मैंने अभी बताया, चार तरह की तो लीगल फॉर्मेट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। और क्या उसमें ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि उनको फॉलो करे या ना करे? नहीं, वो तो कंपलसरी, वो तो फॉलो करने।
तो लिहाजा फिर उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। इस तरह इंप्रूव कम्युनिकेशन, खैर ये धक्के से हर जगह हर चीज के उसमें एडवांटेज में डाल देते होते हैं। इंप्रूव कम्युनिकेशन और मोटिवेशन बढ़ाना और मोराल बुलंद करना, खैर पढ़ लेना। इंक्रीज डाटा वैल्यू, डाटा की वैल्यू, वैल्यू से मुराद उससे आने वाले सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से मुराद बेनिफिट्स। तो डाटा से बेनिफिट कब आएंगे? जब डाटा करेक्ट हो। डाटा कब करेक्ट होगा? जब डाटा गवर्नेंस प्रॉपर हो रही होगी। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आसानी होती है जब प्रॉपरली मैनेज्ड डाटा होता है, तो लोग उसको आसानी से, रिड्यूस कॉस्ट। अगर हमारे पास जो डाटा है वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर पड़ा है और लॉक में पड़ा है, और हमने क्या किया, वो पहले इधर उधर फाइलों की सूरत में भटक रहा था, हमने बंदे लगा के उनको सिस्टम के अंदर इंटर करा दिया। अब जहाँ पे 3 लोग हमें चाहिए थे वो सारी फाइलों को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, अब एक बंदा इनफ है, डाटा आता है उसको देते हैं, वो एंटर कर देता है, सेफ पड़ा है, सिक्योर पड़ा है, तो कॉस्ट कम हो गई। इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि भाई ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, रिस्क कम हो, कॉस्ट कम हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उससे ज्यादा एडवांटेज अचीव हो। तो ये नॉर्मली पर्पजेज हैं किस चीज के लिए? की ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा गवर्नेंस, कि हम डाटा गवर्नेंस जब करते हैं तो हम उससे क्या क्या रिसीव करना चाहते हैं, हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसके बदले में हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन? अच्छा, डाटा गवर्नेंस के अंदर आता क्या कुछ है, मतलब अब हमने डाटा गवर्नेंस करनी, मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस तरह मैंने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, आप अज्यूम करें मैं हार्ड फॉर्म में डाटा, तो मेरे पास रजिस्टर है, बुक्स में लिख रहा हूं, मुझे कौन कौन से मैयर्स लेने चाहिए कि वो चीजें सिक्योर रहे? शाबाश, किसको एक्सेस होनी चाहिए? एग्जैक्टली, बात खत्म। ये हमारा पहला पॉइंट। इसको कहते हैं डॉट डाटा ऑनरशिप या स्टूवर्ड। स्टूवर्डशिप का कंसेप्ट बिजनेस लॉ में आपने पढ़ा होगा, याद है? एजेंसी नहीं, आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे जाके, डायरेक्टर्स के कंसेप्ट के अंदर स्टूवर्डशिप का कंसेप्ट। एजेंसी, डाटा ऑनरशिप एंड स्टूवर्डशिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक शख्स कम अज कम ऐसा आपको रखना पड़ेगा जो उस डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो उसके अंदर अगर किसी किस्म की गलती होती है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डाटा इधर उधर भटक रहा है, तो क्या इस चीज की गारंटी है कि डाटा सिक्योर होगा? अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उसको सिक्योर रखने के लिए, तो पहली तो चीज, आपको लोग चाहिए, बंदा चाहिए जिस बेसिकली उस डाटा को क्या करे, सिक्योर रखे। उस शख्स को कहते हैं डाटा ऑनरशिप। इस कंसेप्ट को डाटा ऑनरशिप कहते हैं, कि मतलब किसी एक ऐसे पर्सन का होना जो बेसिकली डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और स्टुअर्डशिप मतलब उसकी पूरी टीम, उससे नीचे वाले लोग जो उसके बिहाफ पे फर्दर काम कर रहे हो, डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो एक्चुअली पहला काम हमें लोग ही रखने पड़े, कि जिनके हाथ में हमें डाटा देना पड़ेगा ताकि कोई अनऑथोराइज्ड बंदा उसे एक्सेस ना कर सके। तो ये पहला काम करना पड़ेगा। इसके अंदर डाटा ऑनर की डेफिनेशन आर टिपिकली सीनियर लेवल इंडिविजुअल और बिजनेस लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक डाटा डोमेन्स। और डाटा स्टूअर्ड आर द ऑपरेशनल कस्टम। स्टूअर्ड एजेंट्स को कहते हैं जो सीनियर्स के नीचे होते हैं, उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं स्टूअर्डशिप का। तो लिहाजा पहले तो ये 2 तरह के आपको बंदे रखने पड़ेंगे। डाटा गवर्नेंस का पहला रूल ये है कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक बंदा अलॉट करना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबल। समझ आ गई बात? दूसरा काम, अब बंदे आ गए, अब आपने क्या करना है? हाँ जी, अब आपने उनको ट्रेन करना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देना। पॉलिसीज क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ आई? क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अब वो 2 तरह के, कौन कौन से? स्टैच्यूटरी, नॉन स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी में हमारे पास 4 मेजर मौजूद हैं। नॉन स्टैच्यूटरी में कंपनी खुद एज पर रिक्वायरमेंट अपने बनाएगी ताकि बेस्ट स्टैंडर्ड इंश्योर किया जा सके। क्लियर है? पॉलिसीज किनको कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन को। जबकि प्रोसीजर्स कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी पॉलिसी है कि हमारे पास जो भी एडमिशन होगा, हम स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, सीएनएसई, व्हाट्सएप, और फादर का भी व्हाट्सएप नंबर लेंगे। ये हमारी पॉलिसी। प्रोसीजर क्या होंगे? कि क्या हमने फॉर्म फिल कराना है हार्ड फॉर्म में, या पहले वो शख्स वकास साहब डील करेंगे, वकास साहब उससे बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर वो शख्स मैम के पास जाएगा, मैम उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंटर करेंगी। पॉलिसी क्या है? कि भाई डायरेक्ट बंदे से नहीं पूछना, बल्कि उसकी डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेनी है, उसके ऊपर से देख के आपने अपने सिस्टम के अंदर डाटा इंटर करना है। तो ये प्रोसीजर और पॉलिसीज दोनों में फर्क पता? क्लियर हो गया? पॉलिसीज
रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं कि भाई पहले वकास साहब डील करेंगे, फिर मैम करेगी, फिर मैम से चीज मेरे पास आएगी, फिर मेरे से अकाउंटेंट के पास जाएगी, फिर अकाउंटेंट से चीज जो है हमारे कासिम साहब के पास जाएगी, और वो सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट की फाइल मेंटेन करेंगे। ये प्रोसीजर है। पॉलिसीज क्या है कि भाई सारा डाटा सॉफ्ट फॉर्म में रखना है आपने, हार्ड फॉर्म में नहीं रखना। नंबर टू, हर जो भी डाटा क्या कहते हैं फॉर्म फिल होगा तब होगा जब उसकी फीस स्लिप कटेगी। अगर फीस स्लिप नहीं कटी तो आपने फॉर्म फिल नहीं करना ताकि डुप्लीकेशन ना हो। हर फॉर्म के अंदर आपने फीस स्लिप का नंबर लिखना। ये पॉलिसीज है। समझ आ गई बात। इसी तरह हमारे ऊपर ये हमारी वॉलेंट्री पॉलिसीज, नॉट स्टैट्यूटरी जो हमने खुद बनाई हुई है, हमारे बेस्ट स्टैंडर्ड इंश्योर करेंगे। और इसी तरह स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी हमारे ऊपर लगते हैं, जैसे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लगता है कि आप लोगों के नंबर बार लीक ना हो, कि आप यहाँ पे एडमिशन लें और आप पेपर दे के फ्री ना हो पीआरसी की, और किसी और कॉलेज की तरफ से फोन आने और शुरू हो जाए, हाँ जी क्या आपका फिर क्या प्लान है। भाई बंदा सोचे, तो उनसे कम से कम आप एक बार ये पूछ लिया करें कि यार आपको नंबर किसने दिया। समझ आ गई। तो आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी मेंटेन करना। फिर असल पता है गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है, जब क्लास के हमारे ग्रुप्स में से फिर स्टूडेंट अपने पर्सनल ग्रुप्स बना लेते। चलें जी, हम अलहदा से ग्रुप स्टडी किया करेंगे। वो ग्रुप स्टडी वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना, वहां से फिर डाटा जो है आपका लीक हो जाता है। तो खैर बहरहाल, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं ताकि डाटा गवर्नेंस की दूसरी एक्टिविटी क्या, पॉलिसीज। पॉलिसीज माइट डिफाइन हु हैव एक्सेस टू व्हाट डाटा। ये तो एग्जांपल दी हुई है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जबकि प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर, काम करने का तरीकाकार कि आपने स्टेप काम शुरू करना कैसे। ठीक हो गया ये दूसरा। तीसरा काम, अब डाटा की हैंडलिंग। लोग आ गए, पॉलिसीज प्रोसीजर बता दिए, अब उन्होंने डाटा को एक्चुअली हैंडल करना शुरू करना, इंटर करना शुरू करना है, फाइलों में डालना शुरू करना है, रजिस्टर बनाने शुरू करने हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डाटा की क्वालिटी को इंश्योर करना। और क्वालिटी में क्या कुछ आता है, नंबर वन, डाटा शुड बी एक्यूरेट। जो भी आप फाइल में डाल रहे हो, जो भी आप सिस्टम में चीजें इंटर कर रहे हो, वो हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि एक बच्चे का नाम और उसका फोन नंबर एक एडमिशन फॉर्म में और लिखा हुआ है और फीस स्लिप के ऊपर दूसरा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट होने चाहिए नंबर सारा कुछ आपके। कंप्लीटनेस, डाटा कंप्लीट होना चाहिए, नाम के साथ फादर नेम और फोन नंबर होना चाहिए। फादर नेम मिसिंग है तो किसी काम का नहीं। कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है और टाइमलीनेस, डाटा फौरन अपडेट हो जाना चाहिए। अगर टाइम पे डाटा मौजूद नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। ये चीजें आप क्योंकि अब आपने देखें, पहली चीज बंदे लाए, और दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, उन्हें ट्रेन किया। अब तीसरे नंबर पे उन्हें हमने डाटा दे दिया कि चले पाइथन शुरू हो जाए। शुरू होने से पहले हमने उन्हें बता दिया आपने किन की चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन एक्यूरेसी, नंबर टू कंप्लीटनेस, नंबर थ्री टाइमलीनेस, और नंबर फोर कंसिस्टेंसी। आपने इन चार चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अब उन्होंने डाटा फाइल्स के अंदर डाल दी, आपकी फाइल्स बन गई, आपके सिस्टम के अंदर डाटा इंटर हो गया। अब आपके पास डाटा मौजूद है। अब आपके पास डाटा मौजूद है। अब अगला काम आपने क्या करना है, उस डाटा को आपने सिक्योर रखना। सिक्योर फ्रॉम बट थेफ्ट है, इमिशंस है, इलीगल यूज है, अल्ट्रेशन है। तो अगला काम अब आपने डाटा सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स पे रखते हैं। जैसे टेक्निकल कंट्रोल्स, अगर कंप्यूटर सिस्टम है, देखें अगर तो हमारे किसी दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर हमारे फाइल्स पड़ी हैं, तो वहां पे हमने लॉक्स लगा के रखने थे, कैमरास लगा के रखने थे, बाहर गार्ड बिठा के रखना था, अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखने थे। अब मसला ये है कि अब हमारा वो दफ्तर ऑफिस नहीं, अब हमारा क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की अपनी सिक्योरिटी मैजर्स है, टेक्निकल कंट्रोल्स, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल के मतलब लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड लगा दे, सिर्फ जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड हो वो सिस्टम ओपन कर सके, कोई अनऑथोराइज बंदा सिस्टम ओपन ही ना कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि किसी भी शख्स को तब तक सिस्टम पे ना बिठाएं जब तक कि उन्हें एक्सेल पूरा ट्रेन करना ना सिखा दें, आप बंदे ट्रेन करें। और नंबर थ्री, फिजिकल कंट्रोल, वहां पे कैमरे लगा के रखें, लॉक होने चाहिए, हर बंदे तक फिजिकली एक्सेस वहां पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। बैकअप्स जो है वो सिक्योर होने चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, किसी जगह पे कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। तो ये तीन तरह के आपने नॉर्म, इन तीनों कंट्रोल्स की डिटेल्स आगे हमने पढ़नी है। तो एक्चुअली जब आपके पास डाटा आ गया तो आपने डाटा सिक्योर रखना है। और डाटा सिक्योर कैसे रख सकते हैं, कंट्रोल्स लगा के। और कंट्रोल की कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स है, टेक्निकल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड
फिजिकल कंट्रोल, और फिर लास्ट में कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि जो आपने कंट्रोल लगा दिए हैं उनको कंटिन्यूसली आपने असेस करना है कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल वीक है। क्या असेस करना है? रिस्क असेसमेंट करनी है। ऑडिट में आप बड़ी डिटेल के अंदर ये पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट। वो यही होता है कि हमने इंटरनल कंट्रोल चेक करने होते हैं और देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल वीक है, रिस्क ज्यादा है। सेम इस तरह आपने कंट्रोल्स को अब आपने क्या करना है, असेस करते रहना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, लीगल लॉज फॉलो करने हैं, ताकि कम से कम रिस्क हो। किन चीजों का? जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये नीचे वो स्टैंडर्ड वगैरह वही है जो हम लेक्चर्स आगे चल के पढ़ेंगे। और उसके बाद मेटा डाटा मैनेजमेंट, अगला स्टेप क्या है? मेटा डाटा। फॉर एग्जांपल, आप कभी लाइब्रेरी में गए हैं? कभी देखिए जिंदगी में लाइब्रेरी, वहां पे कितनी सारी किताबें होती हैं। वो ऐसे ही ढेर लगा होता है? ऑर्गेनाइज्ड। किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड? अल्फाबेट के नाम से, नॉर्मली अल्फाबेट के साथ, ABCD, ऐसी बात है। ओके, आपको एक बुक चाहिए, उसका नाम बी से शुरू है। आप क्या करेंगे? सीधा बी के शेल्फ पे जाएंगे। उस शेल्फ में कितनी बुक्स हो सकती हैं जो बी के नाम से शुरू हो? कितनी हो सकती है? बहुत सारी। क्या सारी एक एक बुक को देखेंगे ये नाम है शाम हो जाए, इसमें तो है। फिर आप इसको कैसे इंश्योर करें? नहीं है कोई कैटेगरी, छोड़ देंगे। ये सिर्फ बी अल्फाबेट के नाम से। चले कैटेगरी, तो एक कैटेगरी में कितनी बुक्स हो सकती है? चले कैटेगरी पे शामिल कर दिया। अब अगला अगला है। और अच्छा, क्या वो इतनी सी जगह पे पड़ी है? ये या इस रूम जितनी अलमारी होगी। हाँ जी, इस रूम जितनी अलमारी हो सकती है। आप सीढ़ियां चढ़ चढ़ के बेहोश हो जाएंगे। तो कैसे ढूंढेंगे? कैसे? सेक्शन टॉप पे भी हो सकते, एक सेक्शन के अंदर कितनी बुक्स हो सकती है, और एक ऑथर की कितनी बुक्स हो सकती है? फिर आप अल्फाबेट के हिसाब से रखें, ऑथर के हिसाब से रखें। इससे बेहतर नहीं है कि उसकी एक लिस्ट फ्रंट डेस्क पे पड़ी होनी चाहिए, बी के अंदर जितनी बुक्स है? सिंपल, वो लिस्ट देखें, इंडेक्स के अंदर देख ले, अच्छा ये वाली बुक है, ये भी पता चल जाएगा किस तरह में पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है, आपको सब पता चल। ये डाटा के बारे में मजीद डाटा है। देखिए असल डाटा क्या है? वो बुक्स है। उनकी फर्दर इंफॉर्मेशन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे? फ्रंट डेस्क पे। इसको मेटा डाटा कहा है। मेटा डाटा क्या है? डाटा अबाउट डाटा। वो जो पूरी फाइल शेल्फ भरी पड़ी है, वहां जाने से बेहतर है एक इंडेक्स लिस्ट बना के फ्रंट पे रख ले भाई। वहां से आप एक ही बार आके देख ले। तो ये मेटा डाटा मैनेजमेंट है भाई। अब आपके पास फाइलें हैं, अब आपके पास रजिस्टर है, तो उनकी प्रॉपर इंडेक्स बना के रखें, उनकी आप प्रॉपर कोई अरेंजमेंट, तरतीब, लिस्टें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, टाइम सेव हो, उसी वक्त आप पहुंच जाए, एग्जैक्ट जगह तक आप पहुंच जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो metadata, data about data, it describe the origin, format, definition, usage and relationship of data elements, bla bla bla। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि क्या चीज होती है डाटा के बारे में। फर्दर इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइज मेटाडेटा डेफिनेशन, मतलब वही टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना। जिस तरह हमने चैप्टर पढ़ना होता है, किसी एक चैप्टर पे जाना है तो क्या सारे एक एक पेज पलट के देते जाते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, इंडेक्स से देख लेते हैं कि पेज नंबर 36 है, डायरेक्ट हम पेज नंबर 36 खोल लेते हैं। ये मेटा डाटा, समझ आ गई बात? और उसके बाद अब ये डाटा अभी तो आपने कैप्चर किया, अपने पास रखा, उसकी लिस्ट बनाई, क्या ये सारी जिंदगी आपके पास रहेगा डाटा? नहीं। डाटा की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। एट द एंड आपने इस डाटा को क्या करना है? खत्म करना है। तो आपने पूरे साइकिल में थ्रू आउट इस डाटा को मैनेज करके रखना। तो जो डाटा से रिलेटेड एक्टिविटीज है, ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डाटा को आपने स्टोर किया, फिर उस डाटा को आपने यूज करते हैं, और जब आपके किसी काम का नहीं रखता, क्या उसे जला देते हैं? नहीं, बल्कि उसे फिर अपने पुराने किसी स्टोर रूम में रख देते हैं। क्यों? हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ एक हफ्ते का इस्तेमाल हो, उसका लॉ कहे कि नहीं 10 साल तक आपने रखना है। तो क्या उसका रजिस्टर आप फ्रंट टेबल पे रखेंगे या उठा के स्टोर में फेंक देंगे? स्टोर में फेंक, और फिर 10 साल बाद उसे क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, खत्म कर। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं किसकी? डाटा लाइफ साइकिल की। कौन कौन सी स्टेज? पहली क्रिएशन या एक्विजिशन, जिसमें आप डाटा इकट्ठा करते हैं, इनपुट करते हैं। दूसरी
स्टोरेज, डाटा को स्टोर करना, फिर उस डाटा का यूज करना, फिर उसको आर्काइव, आर्काइव का मतलब क्या होता है, बैक एंड पे डाल देना, बैक स्टोर पे डाल देना, और फिर उसके बाद डिलीशन या डिस्पोजल, आपने उसे डिस्पोज कर देना। तो ये क्या था, एलिमेंट्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। पहले हमने ये देखा डाटा गवर्नेंस क्या है, फिर हमने ये देखा डाटा गवर्नेंस क्यों जरूरी है, और फिर हमने ये देखा कि डाटा गवर्नेंस में हम क्या कुछ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लेवल की मैनेजमेंट होती है? 3 लेवल का। आशो, क्लियर है? कौन कौन सी? गरीब इंसान, ये आपने कौन सी ग्रीबों वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक टॉप, टैक्टिकल मीडियम और ऑपरेशनल। आपने आई टू बी किससे पढ़ी थी? मुझे उस सर से मिलना है, आपको याद ही नहीं है। तो 3 लेवल की मैनेजमेंट है। क्या तीनों लेवल पे एक ही तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? नहीं। क्या तीनों लेवल पे एक ही तरह के डिसीजन होते हैं? नहीं। तो हर तरह के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो डिसीजन होते हैं टॉप मैनेजमेंट करती है, नॉर्मली लॉन्ग टर्म, जनरली विजन सेट करना, मिशन सेट करना, और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ है बुक के अंदर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने लेवल हैं देख लें यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक लेवल पे डाटा गवर्नेंस इज ऑन डिफाइनिंग ओवर रीचिंग विजन एंड गोल्स एंड पॉलिसीज। समझ आ गई बात? चलो, आज के लिए इनफ है। कल इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे, ओवर ना हो जाए चीजें स्टार्ट स्टार्ट में। समझ आ रही है? इंशाल्लाह 2-3 चैप्टर तो समझ आ जाएंगे। चलो, आज के लिए इनफ है, और ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। अ, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर मंडे को। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे और थोड़ी पे स्पीड भी हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस चैप्टर 1 की वहां पे मौजूद है, आपने किए? किसी ने खोल के देखने की तकलीफ की है? सॉल्व भी किए? हो गए थे? चल, चल, इंशाल्लाह इसके भी मैं वहां पे अपलोड कर लूंगा, तो ये भी साथ कर लीजिए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।